गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? जैसा कि हम लोग 9th क्लास से 10th क्लास में आ चुके हैं और हम लोग मैथ को एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ेंगे और हम लोग लक्ष्य ये रहेगा कि हम लोग पूरा 70 में 70 अंक हम लोग लेकर आए, ठीक है ना? तो होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक हमारे मैथ में है वो हमारे पास क्या है, वास्तविक संख्याएं। हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और बेहतरीन ढंग से पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग व्यवस्थित ढंग से हम लोग करेंगे, ठीक है? तो होता क्या है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी क्रम के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्या जाने, यानी कि हम लोग 6, 7, 8, 9 में हम लोग संख्याओं के बारे में क्या क्या पढ़कर आए हैं, इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि हमारे पास जो प्राकृतिक जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं, ठीक है ना? प्राकृतिक संख्याएं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो प्राकृतिक संख्याएं बच्चे कहाँ शुरू होती हैं हमारी? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है ना? उसके बाद दूसरी बात हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बाद किसका नंबर आता है? पूर्ण संख्याओं का, ठीक है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या बच्चा क्या होती है? इनमें जीरो शामिल हो जाता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये हमारे पास क्या है? पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। पूर्ण संख्याओं के बाद बेटा क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? जो पूर्णांक जो होते हैं उनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की संख्याएं शामिल होती हैं विद जीरो, है ना? जैसे धनात्मक में इधर अनंत तक -1, -2, -3, इस तरीके से माइनस में, यानी कि धनात्मक संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं दोनों संख्याएं जो है विद जीरो, जीरो के सहित सबके सब क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। पूर्ण यानी पूर्णांक कहलाएंगे। और पूर्णांक के बाद हमारे पास जो आता है वो किसका नंबर आता है? परिमेय संख्याओं का। किसका? परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्या बच्चा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, वो क्या कहलाती है हमारे पास? परिमेय संख्या। जैसे मैं कहूं, क्या बताओ, 2 कैसी संख्या है? 2 परिमेय संख्या भी है, 2 प्राकृतिक संख्या भी है, 2 पूर्ण संख्या भी है और 2 पूर्णांक भी है। अगर मैं कहूं, जैसे मान लीजिए मैं अभी यहां पर कह दूं 3/15, क्या 3/15 परिमेय संख्या है? तो बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 से 15 विभाजित हो रहा है, ठीक है? जो ऐसी संख्याएं जो कि क्या हो, विभाजित ना हो और अंश बटे हर के रूप में लिखी हो, तो वो क्या कहलाएंगे? हमारी परिमेय संख्या कहलाएंगी। परिमेय संख्याओं के बाद बेटा किसका नंबर आता है हमारे पास? अपरिमेय संख्याओं का। किसका आता है? अपरिमेय संख्याओं का। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना? जैसे √3, √2, है ना? जैसे मैंने क्या लिखा? √3, √2। इन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये हमारे पास क्या? अपरिमेय संख्या है। अगर बेटा मैं लिख दूं √4, क्या √4 एक अपरिमेय संख्या है? तो √4 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग है। अगर √4 का वर्गमूल कराओ तो कितना आता है? 2 आता है। तो 2 मेरे पास कैसी होगी? परिमेय संख्या हो गई, ठीक है? उसके बाद जो हमारे पास जो संख्या आती है वो क्या आती है? अब आती है वास्तविक, और इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में? वास्तविक संख्याओं के बारे में। क्या होती है वास्तविक संख्याएं? क्योंकि हम लोग पढ़ के भी आ रहे हैं कक्षा 9 से। वास्तविक संख्या क्या होती है? संख्याओं का ऐसा समुच्चय, संख्याओं का ऐसा गट्ठर जिसमें हर तरह की संख्या शामिल होती है। इसमें कौन सी छोड़कर? यानी काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर हर तरीके की संख्या इसमें शामिल होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब बच्चे दिमाग में प्रश्न ये आ रहा होगा कि गुरुजी ये काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्याओं के बारे में आप लोग कक्षा 11 और 12 में पढ़ेंगे। यानी कि काल्पनिक संख्याओं को आयोटा कहा जाता है, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो काल्पनिक संख्याओं की मुझे बात नहीं करनी है, मुझे वास्तविक संख्याओं की बात करनी है, क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा क्या है? वास्तविक संख्याएं। और भी कुछ चीजें हैं, जैसे मैं बात करूं भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्या बेटा क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो कि 1 से विभाजित हो,
अपने आप से विभाजित हो, किसी और संख्या से भी विभाजित हो। जैसे मैं बात करूं कि जैसे मैंने कहा कि मैंने लिखा 15 लिखा, ठीक है ना। 15 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 पंजे 15, 5 से कटेगा, 5 चिक्कन 5, 1 से कटेगा, 15 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो क्या होंगी? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं भी होती हैं जो 1 से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, किसी और संख्या से भी विभाजित हो, वो क्या कहलाती है? भाज्य। और हमारे पास एक और तरीके की संख्या है जिसका नाम क्या होता है? अभाज्य। तो बेटा अभाज्य क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से कटे, अपने आप से कटे और किसी के बाप से भी ना कटे। यानी कहने का मतलब ये हुआ है कि 1 से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, तो वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तीसरी एक और बात हम लोग जानेंगे कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे होती हैं जो कि 2 से विभाजित हो, वो क्या कहलाती है? सम संख्याएं। एक और संख्या है जिसका नाम होता है विषम। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। ठीक है। मैं अगर और बात करूं तो वो क्या होता है? सह अभाज्य। ठीक है ना, क्या है? सह अभाज्य। तो प्रश्न ये आएगा कि सह अभाज्य क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं कि जो जिन संख्याओं का क्या किया जाए? मासा निकाला जाए और उनका मासापा 1 आए, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है। बेसिकली है क्या, हम लोग इस जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर हमारा कौन सा? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे? इस चैप्टर में 2 ही मुख्य बातें हैं। क्या है हमारे पास? हमारे पास जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है। तो वो क्या होता क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या? गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? गणित का आधारभूत प्रमेय हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हम लोग अभी हम आपको बताएंगे कि गणित का आधारभूत प्रमेय है क्या, किस गणितज्ञ ने इसको बताया है, इसके बारे में क्या क्या बातें हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पर हम ये सारी बातें करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या देखेंगे? गणित का अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को, आप जानते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित हो, अपने आप से विभाजित हो, किसी और संख्या से भी विभाजित हो। प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को क्या होगा? अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ है, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 28 ले लिया संख्या 28। देखो 28 मेरे पास भाज्य है। अब अभाज्य क्या होंगे? 2 एकन 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 एकन में 7। ये 2 2 7 ये क्या मिले? इसके अभाज्य गुणनखंड है ना। भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना ही क्या है? गणित का आधारभूत प्रमेय है। और सबसे पहले जो अंक गणित का आधारभूत प्रमेय था, इसका सही प्रूफ दिया था, सही उत्पत्ति जो किया था, वो कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने एक अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था डिस्क्विशंस अर्थमेटिक, है ना। डिस्क्विशंस अर्थमेटिक में दिया इसने सबसे पहले अंक गणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में सही उत्पत्ति। तो कार्ल फ्रेडरिक को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, ये बात भी हम लोग जानेंगे। और उसके बाद अब हम लोग क्या काम करेंगे? अगली जो प्रश्नावली हमारी 1.1 है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये जो हमारे पास प्रश्न है, इन प्रश्नों को हमने क्या काम करना? हल करना है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला सवाल हमारे सामने है, क्या है? 140। कैसे कराएंगे अभाज्य गुणनखंड? देखो इसका 2 सत्ते में 14 0, ठीक है ना। 2 तीन में 6, 1 बच गया, 1 और 0 मिला क्या हो गया? 10, 2 पंजे में 10। फिर हम काटेंगे, कहा से इकाई अंक में 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते में 35, तो 7 एकन में 7। तो हमारे पास जो 140 के जो अभाज्य गुणनखंड रहेंगे क्या रहेंगे? 100, ऐसे लिख लीजिए यहां पर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 140 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणा
5 गुणा में 7। हमारा ये क्या हो गया आंसर, पहला हो गया। दूसरी चीज हमारे पास क्या 156 है। 156 काटो इसको, देखो 2 सत्ती में 14, 1 बच गया, 1 और 6 मिला क्या होगा 16, तो क्या हुआ 2 अट्ठी में 16। फिर काटेंगे 2 से, 2 तिया में 6, 1 बचा, 1 और 8 मिला क्या हो गया 18, तो 2 निम्मा 18, ठीक है ना। अब क्या काटेंगे 3 से, 3 इक्कन 3, 3 तिया में 9। अब किससे काटेंगे 13 से, 13 इक्कन 13। क्यों 13 एक क्या है अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है ना। फिर हम क्या लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे बेटा अभाज्य गुणनखंड, यानी कि 156 बराबर लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13। ये मेरे पास क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से हम लोग और प्रश्नों को जो हमारे पास तीसरा, चौथा, पांचवा जो बचा है इन प्रश्नों को भी करेंगे। जरा समझिए, हम लोग ये वाला प्रश्न ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए पांचवा वाला प्रश्न ले लिया, हमारे पास क्या है 7 4 2 9। काटिए यहाँ पर, जरा देखिए, जरा इनको जोड़िए। 7 4 11, 11 2 कितने होते हैं, 11 2 कितने होते हैं 13, 11 2 13, और 13 और 9, 13 9 कितने होते हैं 13 और 7 20 और 2 22। तो ये हमारी संख्या जो है वो कहां से नहीं कटेगी, ये हमारी संख्या जो है वो नहीं कट पाएगी 3 से, 2 से भी नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी, ये 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से काट देखिए 7 इक्कन 7, ठीक है ना। और हमारे पास 7 छंग मिले 7 से भी नहीं कटेगी, 8 से नहीं कटेगी, 9 से भी नहीं कटेगी, 10 से नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, 12 से नहीं कटेगी, 13 से काट के 13 इक्कन 13 13 26 33 39 13 चौके 52 13 पचे 13 पंजे 65 65 13 पचे 65, 13 78 ज्यादा हो जाएंगे, 13 पचे 65। तो 65 और 13 से काट के देखिए 13 पचे 65, 65 और कितने हो गए 65 5 70 70 अच्छा 9 कितना हुआ 92, 13 इक्कन 13 26 33 13 13 चौके 52 65 63 78 93 ये 13 से भी नहीं कटेगा ना, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा, 15 से नहीं कटेगा, 16 से नहीं कटेगा, 17 से काट के 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 इक्कन 17 17 34 17 3 51 17 चौके 68, 17 चौके 68 हमने किया यहाँ। तो 68 2 70 और 4 74, यानी कितने हो गए हमारे पास 6, 6 2 कितना हो गया 62, 17 इक्कन 17 17 दूनी 34 17 3 51, 17 3 51 51 और कितने 62, यानी कि हम देखेंगे 51 और 9 60 2 62 11 119 हो गया। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 इक्कन 17 17 34 17 3 51 17 चौके 68 17 अपना 85, 17 छंगा 102, 17 सत्ते 119, ये पूरा 17 से कट जाएगा। देखो ध्यान से समझो, 17 इक्कन 17 17 34 17 3 51 17 चौके 68, 17 चौके 68, 4 डाल दिया यहाँ पे। अब देखो 68 और कितने होते हैं 2 70 और 4 74, यानी कि 4 2 6 हो गए ना यहाँ पे, 6 और 2 कितने हो गए 62। अब 17 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो 62 से ज्यादा ना हो, 17 इक्कन 17 17 दूनी 34 17 3 51 17 3 51, 51 और कितने 62, यानी कि 51 और 9 60 और 2 62, यानी 11 हो गए, 11 और 9 119, 119 हो गए। तो क्या करेंगे हम 17 इक्कन 17 17 दूनी 34 17 3 51 17 चौके 68 17 अपना 85, 17 छंगा 102 17 सत्ते 119, यहाँ 7 लिख दिया, ठीक है ना। अब जरा देखो 17 सत्ते 119 हो गया। अब इसको देखो काट के ये किससे कटेगा 4 3 7 7 7 14, जरा इसको 7 से देखो काट के 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 21 7 चौके 28 7 35 7 छंग 42, नहीं कटेगा 7 से। अच्छा इसको हम लोग काट के देखें फिर से 17 से, 17 इक्कन 17 17 दूनी 34, यानी कि 34 और 6 40 और 3 43, यानी कितने हो गए 9 97, नहीं 17 से नहीं कटेगा। 18 से काट देखें 19 देखें काट के 19 इक्कन 19 19 दूना 38 19 3 57 19 दूना 38 19 दूना 38 और कितने 2 40 और 3 43, 2 40 और 3 43 कितना 5 19 दूना 38 19 कट जाएगा, 19 इक्कन 19 19 दूना में 38, ठीक है। 38 और 2 कितने होते हैं 38 2 40 और 3 5 हो गया, 5 और 7 कितने 57, 19 दूना 38 19 3 में 57, तो क्या बचा 23, तो क्या करेंगे 23 इक्कन में 23,
इस तरीके से काटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितने के, 7 4 2 9 के कितने होंगे, 17 19 और ये कितना हुआ 23। ये क्या हो जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपके लिए प्रश्न है और ये आपके लिए प्रश्न है। 2 प्रश्न आप लोगों के काहे के लिए है, होमवर्क के लिए है। इन दोनों प्रश्नों को करिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हमारे पास जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न हमारे पास क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCM इंटू LCM होता है। 26 और 91, 510 और 92, 336 और 54। तो सबसे पहले तो हम क्या काम करें, हम ये जान लें कि HCF और LCM होता क्या है। जैसे LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 2 बातें आपको समझनी है, मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल का मतलब होता है, जैसे पहाड़ा पढ़ी है, 2 का पहाड़ा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, ये मेरे पास क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। फैक्टर क्या हो गया हमारे पास, फैक्टर का मतलब ये हुआ है कि जैसे मैंने कहा कि 16 है, 16 किस किस से कटेगा, 16 2 से कटेगा, ठीक है ना, 16 4 से कटेगा, 16 8 से कटेगा, 16 अपने आप से कटेगा, ये सब क्या हो गया, इसके फैक्टर हो गए। तो ये बात हमने खाली समझनी थी। HCF और LCM की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। होता क्या है इसमें, LCM में हम उन गुणनखंडों को लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा, जिन पर घात चढ़ी हुई होती है। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 4 लिखा, तो मतलब क्या है कि जो दो अंक है उनमें तुलना करेंगे, दोनों अंकों में क्या होगा कि जिस पर घात सबसे ज्यादा होगी वो हमारे पास क्या होगा, वो हम लेंगे LCM में। HCF में क्या होगा, दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेंगे। जरा समझते हैं, एक सवाल के माध्यम से इस बात को हम समझते हैं, ठीक है। देखिए 26 लिखा हमारे पास, काटिए, देखो इसको पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 में 6, 13 1 में 13, 2 गुणनखंड हो गए। अब 91 को लिख लो यहाँ पे ऐसे, 91 कहाँ से काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 1 7, 2 बचे, 7 3 में 21, 13 1 में 13, ठीक है ना। तो जो गुणनखंड 26 जो अभाज्य गुणनखंड रहेंगे वो क्या रहेंगे, 2 इंटू में 13, और जो 91 के रहेंगे वो क्या रहेंगे, 7 इंटू में 13। अब यहीं पर देखिए, अब यहां पर हम लोग HCF देखेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, एक जैसी बात क्या है, 13, दोनों यहां भी 13 यहां भी 13, दोनों में कॉमन 13 है, तो HCF मेरे पास क्या हो गया 13। और जो हम LCM की बात करें, दोनों में LCM क्या है, तो LCM दोनों में कॉमन 13 था, पहले लिख लो कॉमन वाला, ठीक है। अब दोनों बचे हैं, अलग अलग अंक हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू में 7, तो मेरे पास क्या रहेगा, 13 इंटू में 14, ठीक है ना। अब जरा 13 14 गुणा करा दो, 13 1 13, 13 2 26, 33 39, 13 चौके 52 का 2 हासिल लगा 5, 13 1 13, 13 और 5 कितने होगा 18, यानी 182। जो 13 और 14 का जो मल्टीप्लाई आया वो क्या 182 आया, 182 मेरे पास क्या LCM है, ठीक है। जांच क्या करेंगे, जांच में हमने क्या देखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा हमारे पास, HCF इंटू में क्या होगा LCM। तो हमारे पास दो संख्या बेटा क्या है, हमारे पास दो संख्या है, हमारे पास है 26 इंटू में 91, और हमारे पास 13 इंटू में 182। ये मेरे पास HCF है, ये LCM है, इनका गुणा और दो संख्याओं का गुणा क्या होना चाहिए हमारे पास समान आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए 51 और 26 का मल्टीप्लाई देखेंगे तो 1 छंगा 6 और 6 निमा कितना होता है 54, 2 1 2 और 2 निमा 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 3 हासिल लगा एक और एक, ठीक है। तो मेरे पास कितना हुआ 23 66। इसका देखो 13 दूना 26 का 6 हासिल लगा 2,
तो 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, 63 78, 63 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 104 और हासिल वाला 2, तो कितने हो गए 106, 106 का 6 हासिल लगा कितना 10, 13 एकम 13 और 13 और 10 कितने होगा 23, यानी कि 2366। यानी कि हमने देखा जांच भी हमारे पास क्या आई कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, HCF और LCM के बराबर है। इस तरह से हमने अपना पहला प्रश्न किया है। इसी तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे, दूसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखो जो हमारे पास दूसरा प्रश्न है वो क्या है, 510। तो 510 का गुणनखंड कराएंगे तो कितने करेंगे, 2 दूनी में 4, एक बचा, एक और एक 11 हो गए, तो 2 पंजे में 10, एक फिर बचा, 2 पंजे में 10। अब जरा देखिए 5 5 10 10 2 12, इनका जोड़ 12 है, तो 3 से कट जाएगा, ये काटिए 3 से, 3 अट्ठे में 24, एक बचा, 3 पंजे में 15। अब 8 5 13, इनका जोड़ 13, 3 से नहीं कट पाएगा, अब कटेगा 5 से, 5 इक्कन 5, 3 बचे, 5 सत्ते में 35, 17 इक्कन में 17। तो हमारे पास जो 510 के जो भाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब जो हमारे पास 92 है, 92 है, इसको जरा काटिए 2 से, 2 चौका में 8, एक बचा, 2 छंग 12, फिर काटा, 2 दूनी में 4, 2 तिया में 6, फिर काटा, 23 इक्कन में 23। जो मेरे पास जो 92 है, तो 92 क्या लिखेंगे हम लोग, 2 इंटू में 23। ठीक है ना, या इसको सीधा हम लिख सकते हैं, इसको सीधा लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू में 23। 2 कितनी बार, 2 बार आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 इंटू में 23। अगर अब हम इसका HCF और LCM काउंट करें तो सबसे पहले हम इसका HCF ही देखें। हमारे पास HCF कितना इसका है, तो HCF में दोनों में अगर कॉमन बात देखी जाए तो अकेला 2 यहाँ और इसका भी अकेला ही 2 लेंगे, तो मतलब मेरे पास HCF क्या आ जाएगा 2। यानी ऐसे समझो कि 2 की बड़ी वाली घात को नहीं लेंगे, समान में 2 की कम वाली घात को लेंगे, तो क्या लेंगे 2। अब दूसरी चीज हमने क्या देखना है, यहाँ पर LCM देखना है। क्या देखना है, LCM। LCM का मतलब क्या हुआ, 2 की सबसे बड़ी घात को मैंने उठा लिया, क्या 2 की पावर में 2 इंटू में, और क्या उठाया, 3 उठाया, ये भी लेना है, 5 को भी लेना है, 17 को भी लेना है और 23 को भी लेना है। क्योंकि कॉमन वाली बात जो थी, तो कॉमन 2 था दोनों में कॉमन, सबसे बड़ी घात वाला हमने उठा लिया, यहाँ 2 की पावर 2, 3 उठाया, 5 17 23, जो अलग अलग अंक थे उन सबको भी लिख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 दूनी में 4 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में कितना हुआ 23। अब देखना 3 चौके में 12, 12 पंचे में 60, 12 पंचे में 60 और इंटू में 17 और इंटू में कितना हुआ 23। ठीक है ना, एक काम हम लोग यहाँ करा लेते हैं। अच्छा, वो काम यहाँ क्या कराएंगे हम लोग, एक काम कराते हैं, 23 का 60 से मल्टीप्लाई करा दो। देखो 6 तिया में 18 का 8, 6 तिया में 18 का 8 हासिल लगा 1, और 6 दूनी 12 और 1 13, एक ये वाला जीरो 1380 इंटू में क्या है 17। अब जरा देखिए, अब हमारे पास क्या बचा 17, 17 जीरो में जीरो, 17 एक 17, 17 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 अपना 85, 17 छंगा 102, 17 सत्ते 119 और 17 अट्ठे 17 सत्ते 119, और उसके बाद में हमारे पास 17 अट्ठे 136, 136 का 6 हासिल लगा 13। ठीक, हासिल लगा कितना 13। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 और 51 और 13 4 6 यानी 64, 51 13 कितना हो गया 64। ठीक है, 64 का 4 हासिल लगा कितना 6, 17 एक 17, 17 और 6, 17 और 6, 17 3 20 और 3 23, 23 460। ये मेरे पास क्या आ गया, इसका LCM आया है। जांच हमने करनी है, क्या करनी है जांच। तो जांच में क्या है, जांच में है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का
गुणनफल बराबर क्या होगा, HCF इंटू में क्या होगा, LCM। दो संख्या हमारे पास बेटा क्या है, 510 इंटू में कितना है, 92 है। और हमारे पास जो लासा मासा कितना है, 23,460, 23,460 इंटू में कितना है, 2 है। जरा देखिए हमने क्या काम करना है, 92 और 51 का गुणा करना है पहले। यहाँ देखो 92 और 51 का, 1 गुना में 2, 1 निम्न 9, 5 10 के जोड़ से लगा 1, और 9 5 45, 45 46, 2 9 6 4, है ना। तो कितना मेरे पास आया, मेरे पास आया 4 6 9 2 और 1 वाला 0। ये इसका मल्टीप्लाई करा, 2 0 0, 2 6 12, 2 से लगा 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 3 में 6, 2 दूनी में 4। देखिए दोनों तरफ के आगे हमारे डिजिट बराबर आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या काम किया, इस तरीके से हमारा ये वाला सवाल जो था वो क्या हुआ बच्चे, कंप्लीट हुआ। ध्यान समझना, इसके मैंने पहले अभाज्य गुणनखंड कराए, इसके भी अभाज्य गुणनखंड कराए, अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख दिए। HCF का मतलब होता है दोनों में एक जैसा, यहां भी दो यहां भी दो, लेकिन सबसे छोटी घात वाला लिखेंगे HCF में, सबसे छोटी घात वाला 2 लिख दिया मैंने। देखो यहाँ 2 की घात 2, यहाँ 2, और सबसे छोटी घात किसकी, इसकी है, इसकी घात 1 है, तो मैंने वो लिख लिया, बड़ी घात वाले को नहीं लिखा। LCM में मैंने क्या किया, LCM में पहले लिखा बड़ी घात वाला कॉमन, फिर 3 देखो यहाँ है यहाँ नहीं है तो भी लिखेंगे, कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 17 भी लिखेंगे, और इस 23 को भी लिखेंगे। सबका गुणा कराएंगे, सबका गुणा इतना आया। तो जात में क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF इंटू में LCM होता है। और हमने क्या काम किया, इस तरीके से हमने पहला सवाल और दूसरा सवाल अपने आप कर लिया। तीसरा सवाल आप लोगों के लिए टास्क है, ये होमवर्क है, आप लोग करिएगा पूरी ताकत लगा के, और यकीन मैं मानता हूं ये सवाल आपसे हो जाएगा, 23वां सवाल, ठीक है। अगले प्रश्न को इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते चलिएगा अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में, लिखने में, ठीक है। ओके, देखिए हमारे पास एक अगला प्रश्न है। क्या अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, हमने क्या काम करना, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कराने, कैसे कराते हैं आप लोगों को पता है, 2 छन 12, 2 तीन में 6, 3 इक्कन में 3, 15 करो, क्या करेंगे, 3 पंजे में 15, 5 इक्कन में 5, फिर 21 कराओ, क्या करेंगे, 3 सत्ते में 21, 7 इक्कन में 7। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किसके, 12 के बेटा क्या होंगे, 2 की पावर में 2, क्यों, क्योंकि 2 बार आया है, 2 की पावर में 2 इंटू में क्या होगा 3। 15 लिखेंगे, 15 क्या लिखेंगे, 3 गुणा में 5, और 21 क्या लिखेंगे बेटा, 21 लिखेंगे 3 गुणा में 7। क्या देखना है हमको देखना है पहले HCF। HCF क्या आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखना, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ, मतलब तीनों अंकों में, तीनों संख्याओं में एक चीज कॉमन है, वो क्या कॉमन है, 3। तो HCF इसका कितना हो गया, 3। एक तो पहला आंसर मेरे पास ये हो गया। अगर हम LCM की बात करें, LCM की बात करें तो LCM मेरे पास कितना आएगा, ध्यान से देखना, सब जो कॉमन वाला था उसको एक बार लिख लो 3, अब तो कॉमन वाली बात खत्म है। अब 2 की पावर 2 लिखी है तो ये भी लिखो 2 की पावर में 2 इंटू में, अब क्या रहेगा, 5 और 7 रह गया है, तो गुणा 5 करो गुणा 7 करो, इसका मतलब है 3, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 का 2 बार गुणा, तो 2 दूनी में 4 इंटू में 5 इंटू में 7, तो 3 चौके में 12, 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 गुणे में 7, तो 6 सते 42, 420 हमारा क्या आया इसका आंसर। ठीक है, ये हमारे पास HCF 3 है और LCM मेरे पास कितना है, 420 है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो। ठीक, अगला प्रश्न इसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए हमारे पास अगला प्रश्न क्या है, 17, 23 और 29 है। क्या है, 17 के अभाज्य गुणनखंड, 17 इक्कन में 17 हो गया, इसके देवी होंगे।
23 का है, 23 का भी यार वही होगा, 23 इंटू में 1। 29 का भी वही है, 29 इक्कन में 29, कुछ है ही नहीं, तो ये खुद अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य गुणनखंड 17 बराबर क्या होगा, 1 गुणा में 17, 1 गुणा में 23 और 29 क्या लिखेंगे, 1 गुणा में 29। अगर हम इसकी HCF की बात करें, HCF की बात करें तो HCF जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, तीनों में कॉमन एक जैसा है, वो क्या है, 1 है, तो ये मेरे पास HCF क्या हो गया, 1। अगर हम इसके LCM की बात करें, LCM की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, 17 गुणा में 23 गुणा में कितना हुआ, 29। 17 23 का गुणा देखिए, 17 दूनी 34, 17 3 51 का 1 हासिल लगा 5, और 17 दूनी 34, 34 और 5 कितने हो गए, 39, यानी 391, और गुणांक कितना हुआ हमारे पास, 29। ठीक है ना, तो 391 और 29 का मल्टीप्लाई जो मेरे पास होगा, 9 1 9, 9 9 81 हासिल लगा 8, 9 3 27, और 27 और 8, 27 और 8 होंगे हमारे पास 35, यानी कि 27 और 8 27, और 3 30, 5 35, 27 और 8 कितने होंगे, 35। ठीक है ना, 27 3 30, हाँ 5 35, तो 2 इक्कन में 2, 2 में 18 का हासिल लगा 1, और 3 दूनी 5 और 1 6, नहीं 3 दूनी 6 और 1 7, सॉरी ये 2 इक्कन 2, 2 में 18 हासिल लगा 1, और 2 3 में 6 और 1 7, कितना मिला, 9 3 8 5 13 3 हासिल लगा 1, 7 3 10 11, यानी कितना मिलेगा, 11 339। ये हमारे पास क्या रहेगा, हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ये टास्क आपके लिए है, ये तीसरा वाला प्रश्न आप लोग अपने आप करेंगे। ठीक, इसके बाद एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे, और एक और प्रश्न देखने के बाद हम लोग आज की कड़ी को विराम देंगे। क्यों, इसके बाद अगले प्रश्नों को हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा चलते रहिए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, और चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ध्यान सुनना। क्या है, हमने देखा हमारे पास क्या लिखा है, HCF ऑफ 306 657 इक्वल टू 9, यानी कि इन दो संख्याओं का मासा हमको दे रखा है 9, यानी कि LCM ऑफ 306 657 हमसे पूछा गया है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मासा 9 दे रखा है, और इन दोनों संख्याओं का लासा हमसे पूछा गया है। हम लोग क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक सूत्र होता है, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू में क्या होगा, LCM। ठीक है ना, दो संख्या हमारे पास कितनी है, 306 इंटू में क्या है, 657 है। हमारे पास HCF क्या दे रखा है, इसका HCF दे रखा है 9, और हमसे पूछा क्या गया, LCM पूछा गया। या हम इसको कैसे लिख लें, 9 गुणा में LCM इक्वल टू 306 गुणा 657, इसका LCM होगा कितना, 306 गुणा 657 बटा में क्या आ जाएगा, 9। गुणा वाली चीज कहाँ आती है, भाग में आती है। जरा काटिए इसको, देखिए 5 11 7 18, ये कट जाएगा 9 से, इसे काट लो। 9 का 9, 9 दूनी में 18, 9 तिया 9 दूनी 18 33, 9 का 9 9 दूनी 18 9 27 9 36 9 42 9 छक 54 9 सती 63, और 63 और 2 65 होते हैं, तो कितने होगा, 27, 9 तिया में 27। तो हमारे पास जो रहेगा वो क्या रहेगा, LCM, यानी कि 306 इंटू में क्या रहेगा, 73। 306 और 73 का मल्टीप्लाई जो हमारे पास रहेगा वो कितना रहेगा, 3 छक्के में 18 का हासिल लगा 1, यहाँ 1 और 3 तिया में 9, 7 छंग 42 का 2 हासिल लगा 4, 7 0 0 4 यहाँ आ जाएगा, 7 3 में 21, यानी कि 8 3 3 2 2, कितना रहेगा, 22 338, कितना रहेगा, 22 338। ये मेरे पास मेरा
आंसर रहने वाला है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे, आज की कड़ी को, आज की वाणी को हम लोग अपने यहीं विराम देंगे और हम लोग कल जो बात के जो 1.1 में जो प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम लोग कल कर लेते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।